गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कमर्शियल बैंक। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बैंकिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट। अगर प्लीज जिसने वीडियो नहीं देखी उसको देख लेना, यूट्यूब पे बेटा पड़ी हुई है वीडियो, उसको जाके देख लेना और तभी इस क्लास को अब आगे ज्वाइन करना, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कशन। तो देखिए जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जनरली तीन तरह के बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एंड पेमेंट बैंक, राइट। जिसमें से मैंने आपको बोला था कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, बट जो पेमेंट बैंक है उसका हमारे सिलेबस से कोई लेन देना नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, वो जस्ट हमने नॉलेज के लिए वहां पर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो बेसिक बातें डिस्कस करने के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर मान के चलिए बेटा चैप्टर शुरू हो रहा है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जस्ट इंट्रोडक्शन और एक बेसिक नॉलेज थी जो आपको होनी चाहिए, ठीक है, बैंकों के बारे में। तो आज से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा कमर्शियल बैंक। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज कमर्शियल बैंक, ठीक है जी। तो कमर्शियल बैंकों के बारे में काफी डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक छोटी सी थ्योरी लिखेंगे बेटा, तो फटाफट से मेरे साथ नोट कीजिएगा। तो कहते हैं अ कमर्शियल बैंक is that financial institution which accept deposit from general public, accept deposit from general public and offer loans for the purpose of consumption and investment, consumption and investment। तो जरा ध्यान से सुनना बेटा, एक छोटी सी हमारी एक डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन इज बेसिकली अबाउट कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के बारे में बेटा डेफिनेशन है, देखो ध्यान सुना प्लीज, इधर देखिए। कहते हैं कमर्शियल बैंक क्या होता है, तो कहते हैं कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या है जी? कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब जरा ध्यान सुनना। तो सर बिफोर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स फर्दर, हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, क्योंकि हम एक एक वर्ड से चीजों को डिस्कस करेंगे एंड काफी डिटेल में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जरा ध्यान सुनिएगा प्लीज। तो सर ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये क्या होता है जी। अब जैसे देखो मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरल एंड कॉमन पार्लियंस में अगर इसकी डेफिनेशन हम पढ़ें, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है अ इंस्टीट्यूशन विच बेसिकली बेसिकली engaged, सॉरी एक मिनट, हाँ, which basically engaged in financial या finance related activities, फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज। अब जरा ध्यान से सुनेंगे बच्चे। सर ये कह रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली क्या होते हैं, सर ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंगेज होते हैं फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज में। तो जरा ध्यान से सुनेंगे बच्चे। सर LIC सुना होगा आपने नाम, सर NBFC, स्टॉक मार्केट, बैंक्स, राइट। और अगर मैं बोलूं तो दैट इज PFIs। तो जनरली बेटा ये जो भी आपने कॉमनली नाम सुने हुए हैं, सर ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बेसिकली इन एक्टिविटीज में इंडल्ज रहते हैं। तो माय क्वेश्चन इज दैट सर
एक बात बताइए, जब सारे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और सारे की सारे बेटा किसमें इंडल्ज हैं, फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज में, तो क्वेश्चन ये आता है सर फिर इसका मतलब तो सारे बैंक होंगे, है ना। क्वेश्चन ये आता है कि सारे बैंक होंगे, एलआईसी भी बैंक है, एनबीएफसी भी बैंक है, स्टॉक मार्केट भी बैंक है, इसको हम जनरली स्टॉक मार्केट है, ठीक है, स्टॉक लिखा हुआ है, इसको स्टॉक मार्केट लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब सर सारी ही चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, बैंक हो जाएंगी। नहीं बेटा, अब ध्यान सुनना कि अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एलआईसी है, जैसे एनबीएफसी है, जैसे स्टॉक मार्केट है, जैसे बैंक है, नो डाउट दीज ऑल आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंगेज इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बट हर हर किसी संस्था की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, और इनके ही एक्टिविटीज के आधार पे बेटा इनको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये बैंक होगा, ये एनबीएफसीज होगा, ये स्टॉक मार्केट होगी, ये एलआईसी कंपनी होगी, राइट। या एलआईसी मतलब इंश्योरेंस कंपनी, राइट। यहाँ पर एलआईसी का जनरली हम एग्जांपल लेते हैं। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है सर कि यहाँ पर पता कैसे चले कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक है, तो उसकी एक्टिविटीज के आधार पे, उसके फंक्शन के आधार पे हमें पता लगेगा ये बैंक है। तो वो कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंक कहलाता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो बेटा हमारे बहुत सारे हैं, तो सर वो कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली बैंक कहलाएगा, तो उसकी एक्टिविटीज के आधार पे। तो बेटा मैं जनरली बता दूं, सर बैंक जनरली कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो बैंकों का बेटा एक छोटा सा बेसिक सा काम है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, एक्सेप्ट डिपॉजिट, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस लोन, यानी कि ये आम जनता से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और लोन करता है उन्हें एडवांस। तो सर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बेटा ध्यान सुनिए प्लीज, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरल पब्लिक से क्या कर रहा है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है और पब्लिक को लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम बैंक के नाम से जानते हैं, राइट। आई होप सो बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, जरा ध्यान से देखेगा प्लीज। अब जरा इस पॉइंट को हम देख लेते हैं, इधर देखिए, इस पॉइंट को देख लेते हैं, देखो क्या कह रहा है, कॉमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आई होप सो कि अब आपको इस वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। सिर्फ कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, क्या कर रहा है बच्चे, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है और ऑफर कर रहा है लोन फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट अगेन टू द जनरल पब्लिक। पब्लिक ही तो लोन देगा बच्चे, इस पब्लिक में दो बेसिकली आ जाएंगे पर्सन, एक हो जाएगा आपका कंज्यूमर और एक हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर, राइट। तो अगर मैं जनरल पार्लेंस में बात करें तो बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो किसमें इंडल्ज है बेटा, दो बेसिक एक्टिविटीज में। पहली एक्टिविटीज क्या है बेटा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड एडवांसिंग लोन टू द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बैंक। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, प्लीज इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। इसको भी नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल को भी नोट कर लेना बेटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला, ठीक है। और जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं प्लीज आप लोग पॉज कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, इसको नोट जरूर कर लेना जी आप लोग भी। तो बेटा यहाँ तक हमने एक बेसिक मीनिंग डिस्कस किया कमर्शियल बैंक के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है जी। देखिए मान लेते हैं बेटा यहाँ पर हमारा बैंक है, ठीक है, और ये है हमारी पब्लिक, ये ऑल्सो पब्लिक, ठीक है जी। तो यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है, बैंक बेसिकली पब्लिक से एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट, यानी कि एक्सेप्ट मनी एज अ डिपॉजिट। अब क्वेश्चन आता सर लोग क्यों बैंकों को पैसा देंगे भाई, ज्यादा पैसा आ रहा है हमारे पास। नहीं जी, तो बैंक डेफिनेटली उसके बदले हमें पैसे के बदले क्या देता है बच्चे, इंटरेस्ट पे करता है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स, ठीक है जी। और मान लेते हैं इंटरेस्ट मिल रहा है 4% पर एनम के हिसाब से,
यानी कि हमारी डिपॉजिट के ऊपर बेटा हमें बैंक 4% के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है जी। सर बैंक पैसों का करता क्या है? लेट अस अज्यूम बैंक के पास बहुत सारा डिपॉजिट आ गया, 20,000 करोड़ रुपए आ गए। कितने आ गए जी? 20,000 करोड़ रुपीज आ गए। इस पैसे का बैंक करेगा क्या? डेफिनेटली अपने पास तो रखेगा नहीं इसको। तो बैंक फर्दर क्या करते हैं, इसको पब्लिक को ही प्रोवाइड कर देते हैं एज अ लोन, प्रोवाइड मनी एज अ लोन्स। ठीक है, लोन्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं पब्लिक को। पब्लिक में जनरली कौन होते हैं? अजी, कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों को बेटा लोन मिल जाता है। ओके, अब ये लोग इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे बैंकों को, जी बिल्कुल। तो बेटा ये लोग क्या पे करेंगे बैंक को? इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक्स। सर बैंक इंटरेस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है? रिसीड कर रहा है। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बैंक ने इंटरेस्ट रिसीड करा 12% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, यानी कि बैंक अपने डिपॉजिटर्स को, बेटा यहाँ पर कौन आएंगे पब्लिक में से? डिपॉजिटर्स, जो बैंक के पास अकाउंट होल्डर्स होते हैं बेटा, डिपॉजिटर्स, वो जनरली बेटा ऑब्वियस सी बात है पेमेंट करेंगे, सॉरी मनी देंगे बैंक को एज अ इन फॉर्म ऑफ व्हाट? डिपॉजिट। तो उसके बदले बैंक क्या पे करेगा उन्हें? इंटरेस्ट। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर एक जनरल सिचुएशन निकल कर आ रही है कि सर बैंक को कुछ पैसा रिसीड हो रहा है और कुछ पैसा बैंक दे रहा है, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स एंड इंटरेस्ट रिसीड बाय बैंक। कुछ इंटरेस्ट बैंक क्या कर रहा है? पे कर रहा है जी, और कुछ इंटरेस्ट बैंक क्या कर रहा है? रिसीड कर रहा है। तो अल्टीमेटली बैंक पे कितना कर रहे हैं? 4%। रिसीड कितना कर रहे हैं? 12%। तो जो डिफरेंस अमाउंट निकल कर आ रहा है, क्या वो 8% निकल कर आ रहा है? और ये 8% ही बैंकों की इनकम होती है जी, इनकम ऑफ द बैंक्स। ये क्या होती है बच्चे? बैंकों की इनकम होती है, जिसको मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसको मैं स्प्रेड के नाम से जानता हूँ। ये जो इनकम है बच्चे, अगर मान लो एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेड, तो स्प्रेड का मतलब होता है इनकम जनरेटेड बाय द बैंक्स, राइट। और ये कैसे निकलता है बेटा? जो बैंकों ने पे करा और जो बैंकों ने रिसीड करा, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम स्प्रेड बोलेंगे। स्प्रेड बोले तो इनकम जनरेटेड बाय द बैंक्स। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि बैंक किस तरीके से इनकम जनरेट करते हैं। तो देयर इज अ प्राइमरी वे, जिस तरीके से बैंक क्या करता है? पैसा जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है, और जिसको हम इकोनॉमिक्स में जनरली स्प्रेड के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, समझ आया? तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है एंड दिस इज आवर सेकंड प्रोसेस। बोलो जी, क्लियर हुआ? चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, और प्लीज जो लोग यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं बेटा, आप लोग भी इसको पॉज कर दीजिएगा यहाँ पे, और उसके बाद इसको नोट करके फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है जी, चलिए फटाफट से इसको नोट करेंगे जी आप लोग। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फंक्शन, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, राइट। तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं बेटा, वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं फटाफट से हम। ठीक है, तो कहते हैं कमर्शियल बैंक परफॉर्म टू बेसिक फंक्शन। तो बेटा जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये दो बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पर दो बेसिक फंक्शन क्या है हमारे? सबसे पहला फंक्शन को हम नाम देंगे प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन। और जो सेकंड होगा हमारे पास, दैट इज सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है जी, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। अब ये भी फर्दर कैटेगराइज हो जाते हैं। अगर मैं प्राइमरी फंक्शन की बात करूं तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है।
पहला होता है हमारे पास एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, राइट, और जो दूसरा होता है हमारे पास दैट इज एडवांसिंग लोन। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन जो हमारा होता है दैट इज एडवांसिंग लोन। सेकेंडरी फंक्शन बेसिकली बेटा, वो देखो मेन फंक्शन तो बैंकों का यही होता है। अगर मैं प्राइमरी फंक्शन की बात करूं तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक, जिसमें बैंक का मोस्टली फोकस रहता है, राइट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। अब जो सेकेंडरी फंक्शन है इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, या हम बोल सकते हैं कि दैट इज द फंक्शन विच बेसिकली सपोर्ट टू द प्राइमरी फंक्शन। जैसे आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया, लॉकर फैसिलिटी बैंक्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। या फिर बैंकों ने जनरली आपको क्या किया, ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दी, राइट। और भी बहुत सारे अदर फंक्शन जो बैंक आपके लिए, कस्टमर के लिए बेटा, जो उसके डिपॉजिटर्स होते हैं, मनी होल्डर्स होते हैं, उनके लिए परफॉर्म करता है, वो सारे फंक्शन बेटा हमारे सेकेंडरी फंक्शन में आ जाएंगे। जनरली बेटा हम इसको पढ़ते भी नहीं है, इट्स अ बेसिक फंक्शन, राइट। तो हम मोस्टली फोकस रखेंगे, वो किन पे रखेंगे, प्राइमरी फंक्शन के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। माइट बी टुडे ये कॉन्सेप्ट हमारा होगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो क्योंकि दोनों ही कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में डिस्कस करना है, तो एक काम कीजिए, फटाफट से पहले इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन वाले कॉन्सेप्ट्स को फर्दर काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर जनरली आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बैंक के कितने फंक्शन होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, जनरली दो बेसिक फंक्शंस होते हैं, पहला प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन जो बेसिकली सपोर्ट करता है प्राइमरी फंक्शन को ही, और मेन जो हमारा फंक्शन है बैंकों का वो क्या है, प्राइमरी फंक्शन, जहां पर हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन का कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से बेटा, फिर वन बाय वन हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए नोट कीजिए, हेडिंग डालेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है जी। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो जरा इसको डिटेल में समझेंगे, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं अ बैंक्स एक्सेप्ट मनी एज अ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। कहते हैं पीपल कैन डिपॉजिट देयर कैश एज चेकेबल डिपॉजिट। ये मनी वाले चैप्टर में बेटा टॉपिक आया था, याद है आपको, चेकेबल डिपॉजिट या फिर नॉन चेकेबल डिपॉजिट। वहां पर मैंने आपसे बोला होगा कि इसको आप बैंकिंग चैप्टर के लिए रेफर कीजिए, वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो जी, तो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो जो हमारे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करता है, ध्यान सुने प्लीज। कहता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्या कहता है, बैंक एक्सेप्ट करता है मनी को एज अ डिपॉजिट, राइट, फ्रॉम द पब्लिक। और जो लोग हैं कैन डिपॉजिट देयर कैश, अपने कैश को डिपॉजिट कराते हैं बैंक में एज चेकेबल डिपॉजिट एंड नॉन चेकेबल डिपॉजिट, ठीक है। यानी कि ध्यान सुनना, सर जो बैंक्स हैं, राइट, वो लोगों से, पब्लिक से, आम जनता से बेटा मनी को एज ए डिपॉजिट रिसीव कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। और जो लोग हैं डेफिनेटली बैंक के पास अपने कैश को डिपॉजिट करा सकते हैं इन फॉर्म ऑफ चेकेबल डिपॉजिट या इन फॉर्म ऑफ नॉन चेकेबल डिपॉजिट। नाउ क्वेश्चन ये आता है, सर चेकेबल डिपॉजिट क्या होता है और नॉन चेकेबल डिपॉजिट क्या होता है, तो इसको भी ध्यान से देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए, अच्छा नोट नहीं करना बेटा, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वेट कर लो। हाँ, प्रोवाइड आपको टाइम मिलेगा सफिशिएंट नोट करने के लिए, ठीक है ना। पहले आप प्लीज सुनने में और समझने में ध्यान दीजिए, आपको मौका मिलेगा, ठीक है जी।
तो जरा देखे ध्यान से। तो हमने क्या दो चीजें डिस्कस करनी, पहला चेकेबल डिपॉजिट, और दूसरा नॉन चेकेबल डिपॉजिट। नॉन चेकेबल डिपॉजिट, ठीक है जी। तो चेकेबल डिपॉजिट क्या होता है और नॉन चेकेबल डिपॉजिट क्या होता है, इसकी थ्योरी देखिए। इसकी थ्योरी देखिए फटाफट से। कहते हैं इज दैट डिपॉजिट अगेंस्ट विच check can be issued, check can be issued any time for the purpose of transfer and withdrawal of money, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास चेकेबल डिपॉजिट। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका कॉन्सेप्ट, पहले लिख लीजिए इसकी थ्योरी। कहते हैं इट दैट डिपॉजिट अगेंस्ट विच checks cannot be issued any time for the purpose of transfer and withdrawal of money, ऑफ मनी, ठीक है जी। तो जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, इधर देखिए। हेलो, इधर देखो प्लीज, देखो क्या कह रहा है जी। चेकेबल डिपॉजिट क्या है, नॉन चेकेबल डिपॉजिट क्या है, बेटा थ्योरी पढ़ लीजिए। मैं एग्जांपल्स में ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। क्या आप सभी के सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं? हाँ जी सर। क्या आप सभी बैंकों के पास पैसा डिपॉजिट करा के रखते हैं? हाँ जी सर। तो क्या बेटा, आप ध्यान से सुनना, जो आप बैंकों के पास डिपॉजिट करा के रखते हैं, तो क्या किसी भी टाइम, एनी टाइम, बैंक में जाके एक चेक लगा के उस पैसे को या तो ट्रांसफर करवा सकते हैं या तो विड्रॉ करवा सकते हैं, है ना। यानी कि जनरली बेटा, जनरली जो आम लोग, जो नॉर्मल पीपल्स, हम जैसे लोग बेटा क्या करते हैं, बैंकों में पैसा जमा करते हैं और किसी भी टाइम उस पैसे को हम विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारी मर्जी होती है, राइट। इन जनरली ऐसा ही होता है। तो सर इस तरह के डिपॉजिट को हम बोलते हैं चेकेबल डिपॉजिट। यानी कि ऐसा डिपॉजिट बेटा जिसको किसी भी टाइम चेक इशू करके उस पैसे को निकाला जा सकता है, उस पैसे को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ऐसे पैसे को हम क्या बोलते हैं, चेकेबल डिपॉजिट, जो हम बैंक के पास जमा करवाते हैं। एक होता है नॉन चेकेबल डिपॉजिट, इसका मतलब समझ गए होंगे, इसका उल्टा होगा। क्या समझ गए होंगे आप, कि किसी भी समय आप चेक जारी करके ना तो पैसा निकाल सकते हैं ना तो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एफडी का, फिक्स डिपॉजिट। आपने सुना होगा बेटा इसके बारे में, या हम इसको बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। यानी कि अगर मैंने एक 1 लाख रुपए का एफडी करा दी, 1 लाख रुपए की क्या करा दी, एफडी, और बोला कि 5 साल तक ये पैसा फिक्स डिपॉजिट हो गया, राइट। यानी कि 5 साल तक मैं 5 साल के ड्यूरेशन बेटा उस पैसे को निकाल नहीं सकता। अगर निकालूंगा वो बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन की क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। माइट भी बैंक उसके लिए मेरा इंटरेस्ट रेट कट कर दे, राइट। तो जनरली क्या होता है, एक होता है चेकेबल डिपॉजिट जो मैं कभी भी किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकता हूँ चेक डाल के, बिल्कुल सर। और एक होता है नॉन चेकेबल डिपॉजिट, जिसको किसी भी समय मैं विड्रॉ नहीं कर सकता चेक डाल के, तभी करूंगा जब उसका मैच्योरिटी पीरियड एंड हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चेकेबल और नॉन चेकेबल डिपॉजिट। आई होप सो समझ आ गया हो। यानी कि आप जाना क्रक्स निकालते हैं, क्रक्स। सर जो पब्लिक होती है ना,
वो जनता जो होती है वो बैंकों के पास पैसा क्या करवा सकती है, जमा करवा सकती है, बिल्कुल करवा सकती है। बैंक उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पब्लिक जो होती है वो कौन सा पैसा, कैसा पैसा जमा कराती है, तो सर वो डिपॉजिट दो फॉर्म में होते हैं, या तो चेकेबल होगा या तो नॉन चेकेबल होगा। चेकेबल होगा उसका मतलब उसको किसी भी समय हम विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, वट, राइट। और जो नॉन चेकेबल होगा बेटा, उसको किसी भी समय चेक डाल के या फिर उसको हम ना तो ट्रांसफर कर सकते हैं ना तो हम विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम, जब तो उसका मेच्योरिटी पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता। आर यू क्लियर विद दिस? समझ आया आपको? चलिए अब एक काम करेंगे, तो सबसे पहले हम ऊपर वाली जो थ्योरी हमने लिखी थी उसको नोट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस थ्योरी को नोट करेंगे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का। प्लीज, और जो यूट्यूब से देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है बेटा इसको पॉज करके देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इस पॉइंट को भी पॉज करके वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट से आप लोग, राइट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी कौन सा बेटा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिफोर अटेंडिंग नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।